नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस रोमांचक सीरीज के एक और नए एपिसोड में। पिछले भाग में आपने देखा था कि कैसे यांग का राज लगभग खुलते खुलते बच गया था। उसके पास मौजूद वो जहरीली जड़ी बूटियों की सुगंध ही ऐसी थी जिसने उसे बचा लिया। उस खुशबू के कारण ही सुमो और उसके सभी चमचे आपस में ही लड़कर अपने अपने घरों को लौट गए थे। जब यांग को पता चला कि छात्रों के साथ युद्ध अभ्यास करने से उसकी शक्ति में वृद्धि होती है, तो उसने एक के बाद एक कई छात्रों को चुनौती दी और उन्हें वाद दे दी। जब ये खबर सुमो तक पहुंची तो अब यांग उसका जाना दुश्मन बन चुका था। अपने कल्टीवेशन स्तर को सुधारने के लिए यांग को एक नई मार्शल आर्ट टेक्निक प्राप्त हुई थी, जिसका अभ्यास करने के लिए उसे अत्यधिक मात्रा में यांग ऊर्जा की आवश्यकता थी। रात के अंधेरे में उसने जंगल से चमकती हुई वस्तु देखी और उसके पीछे पीछे वो जंगल की ओर बढ़ गया था। आज के एपिसोड की शुरुआत उसी जंगल से होती है। जंगल की ओर बढ़ते हुए यांग की नजर ड्रैगन माउंटेन क्लिफ पर पड़ती है। उस चट्टान के किनारे पहुंचने के बाद उसे नीचे एक लावा नदी दिखाई देती है, जिससे अत्यधिक शक्तिशाली यांग ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। उस ऊर्जा को महसूस करते हुए वो सोचता है कि अगर उसने अपनी छत पर जाकर जांच नहीं की होती तो शायद उसे इस स्थान के बारे में कभी पता नहीं चलता। बिना समय गंवाए वो वहाँ कल्टीवेशन में लग जाता है, क्योंकि उस स्थान की यांग ऊर्जा अत्यंत प्रबल थी। वो ऊर्जा एक ड्रैगन के आकार में प्रकट होती हुई यांग के शरीर के भीतर समाती जा रही थी, जिससे उसके शरीर से अत्यधिक मात्रा में अग्नि का विसर्जन होने लगा है। यांग इस उद्यम स्थान पर बैठकर रात से लेकर सुबह तक लगातार कल्टीवेशन करता रहता है। निरंतर अभ्यास के बाद जब वो अंततः एक नए स्तर पर पहुंचता है और अपनी शक्ति का परीक्षण करता है, तो वो एक बूंद के आकार में अग्नि का विसर्जन कर पाता है। ये अग्नि बूंद देकर वो कहता है कि हालांकि ये बहुत छोटी है, लेकिन इसका हमला बहुत प्रभावशाली होगा। वो हमें इसका परीक्षण भी करके दिखा रहा है। उसके हल्के से हमले मात्र से वहाँ रखा एक पत्थर चकनाचूर हो जाता है। यांग अपने मन में सोचता है कि वो इस हमले को तब तक किसी के सामने प्रकट नहीं करेगा जब तक कोई अत्यंत आवश्यक परिस्थिति ना आ जाए। उसके ऐसा सोचते ही उसे महसूस होता है कि कोई पीछे से उसे दिख रहा है। खतरे का आभास होते ही वो तुरंत प्रतिक्रिया करता हुआ उस अग्नि बूंद का उपयोग करके हमला कर देता है। लेकिन उसके पीछे तो एक वृद्ध व्यक्ति खड़े थे जो बड़ी ही तीव्रता से उसके इस हमले को टाल लेते हैं और फिर उसके पास पहुंचकर मात्र एक उंगली से धक्का देकर उसे काफी दूर तक धकेल देते हैं। इतना जबरदस्त झटका लगने के बाद भी यांग स्वयं को संभाल लेता है। वो वृद्ध यांग को देखकर कहते हैं कि इतनी छोटी उम्र में ही तुमने अग्निबूंद बनाना सीख लिया, ये तो कमाल की कल्टीवेशन है तुम्हारी। साथ ही तुम्हारी हमला करने की प्रतिक्रिया भी बहुत तीव्र है, मैं तो प्रभावित हो गया। यांग भी स्वयं से यही सवाल कर रहा था कि पहले तो उसकी प्रतिक्रिया इतनी अच्छी नहीं थी, फिर वो इतना तीव्र कैसे हो गया। शायद ये उसकी कल्टीवेशन और गोल्डन असुरा का प्रभाव है। वो उस वृद्ध से क्षमा मांगते हुए कहता है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बिना सोचे समझे आप पर हमला कर दिया। वो वृद्ध उससे कहते हैं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें देखकर तो मुझे अपना एक पुराना मित्र याद आ गया। वो भी ऐसे ही पागलों की तरह अभ्यास किया करता था। मैं और वो यहाँ यांग ऊर्जा का अभ्यास किया करते थे। हमारा अक्सर इस मंडप में आना जाना लगा रहता था। यांग उनकी बातें सुनने के बाद पूछता है, एल्डर क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको इस स्थान के बारे में कैसे पता चला? वो वृद्ध बताते हैं कि ये स्थान पूरी तरह से यांग ऊर्जा से भरपूर है, इसलिए जो कोई भी यांग ऊर्जा का अभ्यास करना चाहता है वो यहीं आता है। इसके अलावा लिंगशिया पेविलियन में जो भी बुरे कर्म करते हुए पकड़ा जाता है, उन कैदियों को यहाँ लाकर दंड दिया जाता है। शायद तुम्हें इस स्थान के बारे में पता नहीं, लेकिन लिंगशिया पेविलियन में इस जगह के बारे में बहुत कम बात की जाती है। यांग ये जानकर हैरान रह जाता है कि कैदियों को यहाँ लाकर दंड दिया जाता है। वो पूछता है ऐसा क्यों किया जाता है? वो वृद्ध बताते हैं कि आज से लगभग 100 वर्ष पहले जब यहाँ दानवों का राज बहुत बढ़ गया था और वो निरंतर लोगों को मार रहे थे, तब एक कल्टिवेटर मसीहा के रूप में सामने आया। उसने अपनी दैवीय तलवार का उपयोग करते हुए इस चट्टान पर ये स्थान बनाया। उनकी दैवीय तलवार के जबरदस्त प्रहार के कारण यहाँ ये लावा नदी बन गई और सभी दानव इसमें गिरकर मारे गए। तब से लेकर आज तक ये स्थान बहुत प्रसिद्ध है। इसे ड्रैगन वैली के नाम से जाना जाता है। बुरे लोगों को यहाँ इसी कारण दंड दिया जाता है। उन दानवों को मारने के बाद धीरे धीरे यहाँ लोग बसने लगे और लिंगशिया पवेलियन का निर्माण हुआ। वो वृद्ध बताते हैं कि ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन ये लिंगशिया पवेलियन की उत्पत्ति है। क्या तुम जानते हो लिंगशिया पवेलियन बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? दानवों को मारने के बाद भी उनके मन में ये भय बना हुआ था कि कहीं वो दानव पुनः जीवित न हो जाए, इसलिए इस नगर की रक्षा के लिए उन्हें लिंगशिया पवेलियन का निर्माण करना पड़ा। और तब से लेकर आज तक यहाँ बच्चे मार्शल आर्ट सीखते हैं और उनका केवल एक ही उद्देश्य है, बुराई को इस दुनिया से समाप्त करना। वो वृद्ध बताते हैं कि ये ड्रैगन वैली यांग ऊर्जा का एक भंडार है, जिसे हम खजाने के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यांग उनसे पूछता है कि आप इसी खजाने को देखने के लिए यहाँ आए हैं? वो वृद्ध बताते हैं कि नहीं, वे तो किसी को ढूंढने आए थे, लेकिन शायद वो उन्हें अभी नहीं मिलेगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगे हैं। यांग के पूछने पर भी वो ये नहीं बताते कि वो किसे ढूंढने आए थे। उनके जाने के बाद यांग यही सोच रहा था कि क्या सच में ये यांग ऊर्जा एक खजाना है। वो अपने मन में सोचता है कि अगर उसने उस वृद्ध की बातों को नजरअंदाज कर दिया तो इसका प्रभाव उसे बाद में देखने को मिल सकता है, इसलिए वो इन बातों को याद रखेगा। फिलहाल तो वो वहाँ से जाने की योजना बना रहा है, क्योंकि रात भर वहाँ गुजारने के कारण उसे अपना घर भी तो देखना था। वैसे एक बात बताना भूलेगी, इन वृद्ध का नाम एल्डर शी है, जिनका नाम सुनकर यांग सोच में पड़ गया था कि उसने आज से पहले ऐसे एल्डर के बारे में लिंगशिया पवेलियन में तो नहीं सुना था, लेकिन एल्डर की बातों से तो कहीं से भी नहीं लगा था कि वे लिंगशिया पवेलियन के बाहर के हैं। इनकी ये पहेली शायद हमें आने वाले एपिसोड
एपिसोड में सुलझती हुई दिखेगी। फिलहाल दूसरी ओर जैसे ही हमारा यांग अपने घर के बाहर पहुंचता है, दरवाजा खुला देकर वो अपने मन में सोचता है कि वो तो दरवाजा बंद करके गया था, फिर किसने खोल दिया। वो तो ये सोचते ही गुस्से से भर जाता है कि पक्का ये वही बेवकूफ सुमो होगा जो उसे फिर से परेशान करने के लिए उसके घर में घुस आया है। अंदर झांक कर वो सुमो को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नजर आती है वो सीनियर सिस्टर जो वहाँ आराम से उसके बिस्तर पर सो रही थी। उन्हें वहाँ देखने के बाद यान को सचमुच एक बार झटका लगा है। भाई जरा सोच कर देखो, आप सुबह अपने घर से बाहर जा रहे हो और वापस आकर आपको देखने को मिले कि वहाँ एक लड़की सो रही है। यान की आहट से अब तक सीनियर सिस्टर की भी आंख खुल गई थी और वे दोनों एक दूसरे को देख देकर बहुत अधिक घबरा जाते हैं। जो सवाल हमारे मन में था वही सवाल हमारे यांग के मन में भी था। वो उन्हें देखने के बाद कहता है, सीनियर सिस्टर आपका नाम क्या है? वैसे ये सवाल करने के बाद उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि पहली मुलाकात में लड़की से लड़की का नाम कैसे पूछ रहा है, कितना बेहुदा लग रहा होगा। लेकिन सीनियर सिस्टर कहती है मेरा सरनेम जिया है। ये पता लगने के बाद यांग पूछता है, सीनियर सिस्टर जिया आखिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो कहती है, इस तरह तुम्हारे कमरे में तुमसे बात करना बहुत अजीब लग रहा है। यांग कहता है, ठीक है फिर हम चांद की रोशनी में बात कर लेते हैं। उसे तो अपने हर बात पर गुस्सा आ रहा था कि वो किस तरह से व्यवहार कर रहा है लड़की के साथ। लेकिन सीनियर सिस्टर इस बात को नजरअंदाज करते हुए कहती है, कोई तुम्हारे लिए यूनिफॉर्म देकर गया था, मैं दोपहर को आई थी तुम्हें देने के लिए, लेकिन तुम्हारा इंतजार करने पर भी तुम नहीं आए और इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। अब ये सुनने के बाद हमारा यांग उस सामान को लेते हुए कहता है, कोई बात नहीं, अगली बार से मैं जल्दी आ जाऊंगा। और फिर खुद को डांटे हुए सोचता है, बेवकूफ अगली बार का मतलब क्या होता है? क्या तुम उसे वादा कर रही हो? क्या तुम चाहते हो कि वो दोबारा तुम्हारा इंतजार करे? सीनियर सिस्टर भी घबरा कर कहती है, तुम जल्दी आओ या ना आओ इससे मुझे क्या, मैंने तो सामान देना था, मैंने दे दिया। ये कहकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है। उनकी हरकतों से लग रहा था कि वो बहुत अधिक घबराई हुई है। उनके जाने के बाद यांग यही सोच रहा था कि पक्का वो वही जंगल वाला बंदा होगा जिसने उसके फटे हुए कपड़े देकर उसके लिए 2 जोड़ी नए कपड़े भिजवा दिए। उसे वो बंदा बहुत अच्छा लगा। रात में यांग सोते हुए खुद से एक ही सवाल करने लगा है, कोई लड़की आखिर उसके बिस्तर पर क्यों सोएगी? क्या वो उसे पसंद करती है? और फिर खुद को डांटे हुए कहता है, बेवकूफ क्या सोच रहे हो, सो जाओ। लेकिन सीनियर सिस्टर जिया तो सचमुच उसे पसंद करती है क्योंकि वो बाहर से उसे देख रही थी, वो भी बड़े प्यार से। अगली सुबह हमें सुमो के चमचे यूतियान को दिखाया जाता है जिसने सुमो की तरफ से चेतावनी पत्र लेकर लाया था, जिसमें उसने यांग को चुनौती देते हुए सेट के बाहर बुलाया था। अपनी तरफ से यूतियान ने उसमें कुछ अंश और जोड़ दिए थे कि अगर हिम्मत है तो जरूर आना। सुबह उठने के बाद जैसे ही यांग की नजर उस पत्र पर पड़ती है, उसे पढ़ने के बाद वो कहता है, लगता है ये सुमो आजकल पिट कर ही मानेगा। अब ये मुझे सेट के बाहर बुला रहा है ताकि गैर कानूनी हरकतें कर सके। लेकिन वो डरता नहीं है। ये सोचकर खुश हो जाता है कि अब तो उसके पास अग्नि बूंद ऊर्जा भी है जिसे वो विसर्जित करके उसे अच्छा सबक सिखा सकता है और लड़ाई करने से उसकी शक्ति में भी वृद्धि होगी। ये सोचकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ हमें सेट के बाहर सुमो को दिखाया जाता है जिसके पास यूतियान पहुंच गया था। ये जानने के बाद कि यांग को उसका पत्र मिल गया है, वो तैयार होने लगा है। जोश में भरकर वो कहला था, आज सेट के बाहर मैं उसे बहुत अच्छे से पीटूंगा, यहाँ मुझे किसी चीज का डर नहीं होगा और सेट के अंदर जाने के बाद मैं हाथ खड़े कर दूंगा कि कोई बाहर से आकर उसे पीट गया, फिर तो एल्डर्स भी हमें कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये सोचकर तो उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। सुमो भी बातों के बीच में ही यूतियान को एक व्यक्ति नजर आता है जो अपने गिरोह के साथ आ रहा था। यूतियान सुमो को मिलकर बताता है, बॉस ये फैंग्यू टावर का बॉस जैंग है। उन्हें अपनी और आधा देकर सुमो कहता है, मैं तो यहाँ उस यांग को सबक सिखाने आया था, मुझे क्या पता था कि बाकी लोग भी यहाँ आएंगे। यूतियान कहता है, बॉस यहाँ से चलते हैं, यूं ही इनसे बहस करके क्या फायदा। लेकिन सुमो तो ठहरा छोटे गुस्से वाला व्यक्ति, वो कहता है, क्यों जाएंगे भाई, मैं तो इससे लड़ कर ही जाऊंगा, तुम्हें डर लगता है क्या? यूतियान अच्छी तरह जानता था कि वो क्या कह रहा है। वो कहता है, ऐप तो गुस्से के बहुत तेज है, आपको क्या पता सामने वाली पार्टी भी तो शक्तिशाली हो सकती है, ऐप तो पिटना पका है भाई। सामने से जैंग अपने गिरोह के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे फैंग्यू टावर के सेट में प्रवेश करने की? उसकी बातें सुनने के बाद तो सुमो को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, कब से ये जंगल तुम्हारे फैंग्यू टावर का हो गया? वे लोग कहते हैं, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, ये स्वीकार कर लो कि ये हमारे सेट का क्षेत्र है और यहाँ से चले जाओ। लेकिन सुमो तो एक अलग ही किस्म का व्यक्ति है। वो कहता है, नहीं जाता, क्या कर लेगा बता, तुझे क्या लगा मैं 9th स्तर पर होकर तुझसे डरूंगा? वो व्यक्ति भी उसकी बातें सुनकर भड़क चुका था। इनमें लड़ाई शुरू ही होती थी, तभी वहाँ कई सारी गुलाबी आध्यात्मिक तितलियां आ जाती हैं। इन तितलियों को देखने के बाद फैंग्यू टावर के लोग तो खुश हो जाते हैं, लेकिन सुमो को पता था कि ये कौन है। वो कहता है कि वही औरत है। वो आते ही जैंग से कहती है, जैंग ब्रदर आखिर आप क्या कर रहे हैं? अगर आप इन लोगों के साथ लड़ेंगे और आपको चोट लग गई तो आप सेट में जाकर क्या जवाब देंगे? मैं नहीं चाहती कि इन लोगों से पिटने के बाद मेरे सेट के लोग बुरी तरह घायल हो जाएं। उसकी बातें सुनने के बाद जैंग शांत नहीं होता, बल्कि और भी अधिक भड़कते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा इन जैसे कीड़े मकोड़ों में हिम्मत है मुझे चोट पहुंचाने की? ये संवाद सुनने के बाद सुमो का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहता है, जबान संभाल कर बात कर, वरना जबान खींच कर हाथ में रख दूंगा। तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे डरता हूँ? मेरी कल्टीवेशन में बहुत उच्च स्तर की है, अगर हिम्मत है तो लड़कर देख ले। यूतियान को पता था कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। असल में ये दोगली बनते हुए सबके सामने ऐसा दिखा रही है जैसे वो लड़ाई रोकने वाली है, पर अंदर ही अंदर वो इन दोनों लड़कों को उकसाने का काम कर रही है जिससे वे यहाँ लड़े। यूतियान की बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब तक इनमें लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे पर अपनी ऊर्जा विसर्जित करते हुए बहुत ही शक्तिशाली मुक्के चला देते हैं, लेकिन जैसे ही दोनों के मुक्के
आपस में टकराते हैं। बेचारे सूमो के तो हाथ में चोट लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, क्योंकि वो बॉडी टेम्परिंग स्तर को पार करते हुए 11वें स्तर पर पहुंच गया था। जैंग तो मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तू डर गया? हमने एक ही दिन कल्टीवेशन शुरू की थी, लेकिन देख तू बॉडी टेम्परिंग स्तर पर अटका है और मैं दूसरे स्तर पर पहुंच गया। और देखते ही देखते दोनों टीमों के बीच में जबरदस्त युद्ध छिड़ जाता है। यांग जो तेजी से उसी पर्वत की ओर आगे बढ़ रहा था, उसे भी लड़ाई की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत जाकर देखता है कि उसके सेट के लोग बुरी तरह पिट रहे हैं। सांग्यू टावर के लोगों के हाथ सूमो की तो हालत बेहाल कर दी गई थी। जैंग ने मार मार कर उस पर चढ़कर बैठकर जोर जोर से मुके बरसा रहा है, उसे लाल पीला करते जा रहा है। वो कहता है, बता अब हार मानता है? क्या है कि ये हमारा क्षेत्र है। सूमो बहुत घमंडी था, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वो बहुत अधिक जिद्दी है। इतना अधिक पिटने के बाद भी वो कहता है, बेवकूफ है क्या? तुझे लगा तेरे कमजोर मुके खाने के बाद मैं तुमसे हार मान जाऊंगा? नहीं, ये हमारा स्थान है। वो उसे और भी बुरी तरह से मुके मारकर उसका खून निकालना शुरू कर देता है। यहाँ यांग ये सब देखने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि उसने सूमो को कम आंका था। वो सच में बहुत अधिक जिद्दी है, हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा ही हाल तो हमारे यांग का भी है। वो पिटने के बाद भी हार नहीं मानता। अब उसे हार न मानता देखकर ये लड़की जाते हुए कहती है, जैंग ब्रदर, मुझे तो लगता है कि अगर आप इसे एक और मुका मारेंगे तो ये यहाँ मर जाएगा। अब आप इसे जाने दीजिए। वैसे भी आपने इसकी बहुत बुरी हालत कर दी है। ये सुनने के बाद यांग शांत नहीं होता, बल्कि और भी अधिक भड़कते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा इन जैसे कीड़े मकोड़ों में हिम्मत है मुझे चोट पहुंचाने की? ये सब बात सुनने के बाद सूमो का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो कहता है, जबान संभाल कर बात कर, वरना जबान खींच कर हाथ में रख दूंगा। तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे डरता हूँ? मेरी कल्टीवेशन भी बहुत उच्च स्तर की है। अगर हिम्मत है तो लड़ कर देख ले। यूतियान को पता था कि ये लड़की क्या करने की कोशिश कर रही है। असल में ये दोगली बनते हुए सबके सामने ये दिखा रही है जैसे वो लड़ाई रोकने वाली है, पर अंदर ही अंदर वो इन दोनों लड़कों को उकसाने का काम कर रही है, जिससे वे यहाँ लड़े। यूतियान की बातें बिल्कुल सही थी, क्योंकि अब तक इनमें लड़ाई शुरू हो चुकी थी। वे दोनों एक दूसरे पर अपनी ऊर्जा विसर्जित करते हुए बहुत ही शक्तिशाली मुके चला देते हैं। लेकिन जैसे ही दोनों के मुके आपस में टकराते हैं, बेचारे सूमो के तो हाथ में चोट लग जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति इतना शक्तिशाली कैसे हो गया, क्योंकि वो बॉडी टेम्परिंग स्तर को पार करते हुए 11वें स्तर पर पहुंच गया था। जैंग तो मजाक में आते हुए कहता है, क्या तू डर गया? हमने एक ही दिन कल्टीवेशन शुरू की थी, लेकिन देख तू बॉडी टेम्परिंग स्तर पर अटका है और मैं दूसरे स्तर पर पहुंच गया। और देखते ही देखते उन दोनों टीमों के बीच में जबरदस्त युद्ध छिड़ जाता है। यांग जो तेजी से उसी पर्वत की ओर आगे बढ़ रहा था, उसे भी लड़ाई की आवाज सुनाई देती है, तो वो तुरंत जाकर देखता है कि उसके सेट के लोग बुरी तरह पिट रहे हैं। सांग्यू टावर के लोगों के हाथों सूमो की तो हालत बेहाल कर दी गई थी। जैंग ने मार मार कर उस पर चढ़कर बैठकर जोर जोर से मुके बरसा रहा है, उसे लाल पीला करते जा रहा है। वो कहता है, पता अब हार मानता है? कहे कि ये हमारा क्षेत्र है। सूमो बहुत घमंडी था, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी कि वो बहुत अधिक जिद्दी है। इतना अधिक पिटने के बाद भी वो कहता है, बेवकूफ है क्या? तुझे लगा तेरे कमजोर मुके खाने के बाद मैं हार मान जाऊंगा? नहीं, ये हमारा स्थान है। वो उसे और भी बुरी तरह से मुके मारकर उसका खून निकालना शुरू कर देता है। यहाँ यांग ये सब देखने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि उसने सूमो को कम आंका था। वो सच में बहुत अधिक जिद्दी है, हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा ही हाल तो हमारे यांग का भी है। वो पिटने के बाद भी हार नहीं मानता। अब उसे हार न मानता देखकर ये लड़की जाते हुए कहती है, जैंग ब्रदर, मुझे तो लगता है कि अगर आप इसे एक और मुका मारेंगे तो ये यहाँ मर जाएगा। अब आप इसे जाने दीजिए। वैसे भी आपने इसकी बहुत बुरी हालत कर दी है। ये सुनने के बाद यांग कहता है, इसके कमजोर मुखों से मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और तू दोगली हारत चली जा यहाँ मेरी नजरों के सामने से, वरना अगर मौका मिला तो सबसे पहले तुझे ही मजा चखाऊंगा। अपने सेट की सबसे सुंदर लड़की की बेइज्जती सुनने के बाद जैंग से रहा नहीं जाता। वो एक और जबरदस्त मुका चला देता है, लेकिन अपनी गर्दन बगल करते हुए सूमो ने ये मुका डाल लिया था, जिससे जमीन में गड्ढा हो जाता है। ये देखकर जैंग को बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक शक्तिशाली हमला तैयार कर चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो ये हमला हमारे सूमो पर कर पाता, यांग पहले आगे बढ़कर उसे जोरदार तमाचा लगाता है और फिर घूमकर एक जबरदस्त लात मारता है। ये लात खाने के बाद वो उड़ता हुआ काफी दूर जा चुका था। उसकी हालत देखने के बाद तो वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत अधिक चौंक जाते कि ये किसने किया। यांग को अपनी मदद करता देखकर सूमो भी हैरान था। वो सोच रहा था कि ये उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन यांग अपने पवेलियन के लोगों को इस तरह पिटा हुआ नहीं देखने वाला था, इसीलिए वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। और इसी रोमांचक दृश्य के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। तो क्या आप आगे आने वाली लड़ाई के लिए उत्साहित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। नमस्कार।